हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी एसएससी विजन। आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन को लेकर आए हैं। इसको हम एनिमेशन और विजुअल की हेल्प से इजी वे में एक स्टोरी बेसिस पर कवर करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि हम कितना हमारे अतीत के बारे में जानते हैं और कैसे जान पाते हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, शुरुआत से लोग कहाँ और कैसे रह रहे थे, खेती करना और पशु को पालना हमने कब शुरू किया। ये वीडियो क्लास 6 के स्टूडेंट्स और जो एनसीईआरटी रीड करते हैं उन स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। कई लाख साल पहले से ही नर्मदा नदी के किनारे पर लोग रह रहे थे। उस समय ये लोग कुशल संग्राहक थे, मींस स्किल्ड कलेक्टर्स, जो कि फॉरेस्ट को भली भांति जानते थे और वहां से चीजें इकट्ठा किया करते थे। जैसे भोजन के लिए वे फल, फूल, जड़ें, पत्तियां आदि इकट्ठा करते थे। उनमें से कुछ कुशल शिकारी थे जो कि शिकार करते थे और खाते थे। नाउ चलिए देखते हैं कि खेती करना और पशुओं को पालना कैसे आरंभ हुआ। 8000 साल पहले नॉर्थ वेस्ट की सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों के पास खेती का आरंभ हुआ। सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलें और बाद में चावल भी उगाए जाने लगे। शुरुआत में लोगों ने गाय, बैल, भेड़, बकरी जैसे अहिंसक पशुओं को पालना शुरू किया जो दूध और ऊन दे सकते थे और खूंखार प्रवृत्ति के नहीं होते थे। और उन्होंने गांव में एक जगह रहना शुरू किया ताकि वे पशुओं और अपनी उगाई फसलों का ध्यान रख सकें। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट और मिड इंडिया में भी खेती का विकास होने लगा। उदाहरण के लिए नॉर्थ ईस्ट में गारो की पहाड़ियां भी खेती के लिए एक इम्पोर्टेंट एरिया बन गई थी। चावल सबसे पहले विंध्य पहाड़ियों के नॉर्थ में उगाया गया था। नाउ चलिए देखते हैं इंडस रिवर और उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। ट्रिब्यूटरीज छोटी रिवर्स होती हैं जो बड़ी मेन रिवर से निकलती हैं। इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं काबुल, झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलुज। 4700 ईयर्स पहले इन नदियों के किनारे सबसे पहले शहर बसे थे। नाउ चलिए सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। 4700 साल पहले इंडस रिवर के किनारे जो पहले शहर बसे थे उनको ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। नगर नियोजन प्रणाली और वेस्ट पानी को बाहर निकालने का सिस्टम उस समय भी इनका बहुत बेस्ट हुआ करता था। जैसे आज के समय हम सीवेज सिस्टम यूज करते हैं, उस समय भी ये ढकी हुई नालियों का उपयोग किया करते थे। ये खेती और व्यापार में भी बहुत अच्छे थे। इसके बाद 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे कुछ और गांव और नगरों का विकास हुआ। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था मगध साम्राज्य का एरिया। पुराने समय में गंगा नदी और उनकी सहायक नदी जैसे सोन के पास का एरिया मगध नाम से जाना गया। ये आज के बिहार का हिस्सा है। यहाँ के राजा बहुत पावरफुल और बुद्धिमान हुआ करते थे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बनाए। उदाहरण के लिए जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान सम्राट मगध के ही राजा थे। गंगा नदी की कुछ और सहायक नदियां मतलब ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, सोन, गंडक, कोसी। मगध जैसे और राज्य भी देश के अलग अलग हिस्सों में बनने लगे। नाउ अब लोग इन अलग अलग राज्यों में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे। उन्होंने ट्रेवल करना भी शुरू किया। पहाड़ियां, पर्वत जैसे हिमालय, डेजर्ट, नदियां उनकी इस जर्नी को बहुत मुश्किल बनाती थी, पर फिर भी वे ट्रेवल करते थे। चलिए अब देखते हैं लोग जो ये यात्रा करते थे उनके क्या कारण थे। युद्ध के लिए सेनाएं एक जगह से दूसरी जगह जाया करती थी। व्यापार के लिए व्यापारी कीमती सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जैसे भूकंप, बाढ़ आदि के कारण घर न रहने की वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु जैसे बौद्ध भिक्षु शिक्षा देने या धर्म प्रचार के लिए भी यात्रा करते थे। उस समय ट्रेवल करने के ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे,
तो लोग या तो पैदल या बैलगाड़ी या घोड़ों पर यात्रा करते थे। नाउ जानते हैं इनके एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने पर क्या परिणाम निकले। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों के भिन्न भिन्न विचार जानने को मिलते थे, भिन्न भिन्न कलाएं सीखने को मिलती थी। उदाहरण के लिए जैसे आज साउथ में एक मार्शल आर्ट फॉर्म बहुत फेमस है, क्लारीपयट्टू। अगर वो यहाँ आके हमें सिखाने लगे तो हमें भी जानने का अवसर मिलेगा। एक जगह से दूसरी जगह जाकर व्यापार करने से राज्यों के संबंध अच्छे होते थे। अलग अलग जगहों की संस्कृति मिलाकर एक नई संस्कृति उभर कर आती थी। उदाहरण के लिए किसी दूसरे स्टेट का परिवार अगर हरियाणा में आकर रहे तो कुछ टाइम बाद वह हरियाणवी भाषा को कुछ अपने ही अंदाज में बोलने की कोशिश करेगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसका अर्थ है सिंधु। 2500 ईयर्स पहले नॉर्थ वेस्ट में ईरान व ग्रीस के लोगों ने सबसे पहले सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा था। वहां से इंडिया नाम सबसे पहले लिया गया। भारत नाम भरत से आया है। भरत नाम नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए यूज किया जाता था। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। इतने पुराने समय की जानकारी हमें कहां से मिलती है, चलिए आइए जानते हैं। अतीत में लिखी गई किताबों को ढूंढा और उन्हें पढ़ना शुरू किया गया। ये किताबें दो टाइप की हो सकती हैं। चलिए दो पुरानी लिखित चीजों के बारे में जानते हैं। पहली मैन्युस्क्रिप्ट एंड दूसरी इंस्क्रिप्शन। चलिए पहले मैन्युस्क्रिप्ट की बात करते हैं। इसको पांडुलिपि या हस्तलिपि भी कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है हाथ से लिखी हुई। मैन्युस्क्रिप्ट ज्यादातर हिमालय में पाए जाने वाले एक पेड़ भुर्ज नाम की पत्तियों पर लिखा जाता था या उस पेड़ की छाल पर लिखा जाता था। इसमें प्रॉब्लम यह थी कि यह नष्ट हो सकती थी, ये गल सकती थी, व कीड़ों द्वारा खाई जा सकती थी, क्योंकि ये सिर्फ पत्तियों और लकड़ी पर लिखी जाती थी जो कि गल सकती हैं। नाउ दूसरे की अगर बात की जाए, इंस्क्रिप्शन, इसको अभिलेख कहा जाता है। जो ठोस सतहों जैसे पत्थरों, सिक्कों आदि पर लिखे जाते हैं उन्हें इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। अभिलेख नष्ट नहीं होते, ये बहुत लंबे समय तक बचे रह सकते हैं। इनमें प्रॉब्लम ये आती है, अगर पत्थरों या पहाड़ों को तोड़कर रास्ता बना लिया जाए तो इंस्क्रिप्शन खराब हो सकते हैं। वह सिक्के जो हैं वो गुम तो हो ही सकते हैं। पुराने समय में राजा या कुछ इंपॉर्टेंट लोग अपनी जीवनी या विजय गाथा कि वो किन लड़ाइयों में जीते हैं, ये सब इन इंस्क्रिप्शंस पर लिखवाते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स पर आम लोग भी चीजें लिख सकते थे। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन दोनों ही पुरानी भाषाओं व लिपियों में लिखे होते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे हम पुरानी चीजों से उनके इतिहास के बारे में जान सकते हैं। आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी एक ऐसा विभाग है जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं और उनकी साइंटिफिक जांच करते हैं। जो लोग ये खोज और जांच करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन पत्थर, ईंटें, इमारतों, मूर्तियों आदि की जांच करते हैं। कुछ और ऐसी ही चीजें जैसे औजार, हथियार, सिक्के, कंकाल व हड्डियों आदि के लिए खुदाई करते हैं। नाउ कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हिस्टोरियन, जिसे हम इतिहासकार कहते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्विद विभाग में काम करते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। चलिए समझते हैं। हिस्टोरियन पुरानी कथाओं, धर्म ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत व राजा महाराजाओं के सांस्कृतिक, उनके रहन सहन या पहनावा व राजनीतिक, मतलब कि कैसे वो राज करते थे, उनके यहाँ कौन से कानून थे, और सामाजिक, मतलब समाज कैसा था, व प्रजा की चीजों वगैरह की पढ़ाई करते हैं पुस्तकों से। किंतु आर्कियोलॉजिस्ट इन सभी को खोजते हैं, जैसे पुराने पत्थर, सिक्के, मूर्तियां आदि, और उनकी वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कार्बन डेटिंग नाम की तकनीक का उपयोग करते हैं जो पुरानी चीजों का समय काल, मतलब उनकी उम्र बता सकती है। नाउ चलिए हम डेट्स व तिथियों का मतलब समझते हैं। इसमें हम दो टाइम पीरियड को पढ़ते हैं। फर्स्ट इज बिफोर क्राइस्ट एरा, इसे हम BCE नाम से जानते हैं। ये समय ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय था। ये 1 जनवरी 00 से पहले का समय था। जैसे आज 2025 चल रहा है, तो 2025 वर्ष पहले जब ये शुरू हुआ था, उससे पहले के समय को BCE नाम से जानते हैं। दूसरा एनो डोमिनी, AD,
ईसा मसीह के जन्म के बाद। 0 से सन शुरू हुआ। आज 2025 में हम हैं। हम ग्रिगोरियन कैलेंडर का यूज करते हैं। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। 2000 साल पहले मतलब आज से 2000 साल पहले। 2000 BC मतलब 0 से 2000 साल पहले। आज से 2025 प्लस 0 से 2000 तो टोटल 4025 साल पहले। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।